कल जो पढ़ा था कुछ नेटवर्क इशू के कारण प्रॉपर ट्यून नहीं हो पाए थे, उसी को रिवाइज करके हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। और कुछ क्वेश्चन आयर हम बीच में करेंगे तो उसका प्रॉपर आप रिस्पॉन्स देना। हेडिंग लिखा है फाइबर ऑप्टिक्स। ये जो अपनी 4th यूनिट रनिंग है उसका ये लास्ट पार्ट है, 2 या 3 लेक्चर में कवर हो जाएगा। और उसके बाद यूनिट टेस्ट में आपको कल फ्लोट कर दूंगा ग्रुप पे। उसको कैसे करना है क्या करना है उसके लिए मैं अलग से इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। अभी हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स की। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, लेकिन इसके स्टार्टिंग के बेसिक यदि आपको समझ में नहीं आए तो आगे कितना भी इजी रहे आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। इसलिए जो बेसिक्स कल पढ़ाए थे हो सकता है आपको प्रॉपर ट्यून नहीं हुए या क्लेरिफाई नहीं हो पाए, तो उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। उसको अच्छे से क्लेरिफाई करना, देन आगे के जितने भी टॉपिक है इसमें 2 या 3 लेक्चर वो बहुत इजी लगेंगे। लेकिन यदि बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आगे का जो डेरिवेशन है, टाइप्स है, ड्रॉबैक्स है, ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यदि बेसिक समझ लिया तो आप ऑटोमेटिकली आंसर देते जाओगे कुछ भी पूछेंगे तो सबसे पहले लिखा है मैंने फाइबर ऑप्टिक्स। तो फाइबर ऑप्टिक्स में पढ़ना क्या क्या है ना, चैट बॉक्स में मेंशन कर देना कभी कुछ नेटवर्क इशू हो या कुछ हो। अभी प्रॉपर आ रहा है ना? कोई एक कंफर्म कर दो कि प्रॉपर आवाज़ आ रही है मेरी और स्क्रीन विजिबल है। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे, एक सबसे पहले पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, यस सर, काफ़ी है ना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन किसका, फाइबर ऑप्टिक्स का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पहले पढ़ेंगे ताकि हमें पहले टीआईआर का कंसेप्ट क्लियर हो। और क्यों करना है कंसेप्ट क्लियर? क्योंकि जो फाइबर ऑप्टिक्स की पूरी प्रोसेस है किस पर डिपेंड है, आपकी टीआईआर पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। उसके बाद इंट्रोडक्शन, देन लाइट प्रोपोगेशन इन फाइबर्स, कि फाइबर्स में लाइट को हम कैसे प्रोपोगेट करते हैं, क्या कंडीशंस होती है, क्या प्रिकॉशंस रखनी होती है, ये पढ़ेंगे। और देन लास्ट में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के फाइबर होते हैं, किस टाइप का क्या ड्रॉबैक्स है, क्या लिमिटेशंस है, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो फाइबर ऑप्टिक्स को इन 4 कैटेगरी में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उससे रिलेटेड डायग्राम यहाँ पे विजिबल है जिसको ऑलरेडी कल हम एक्सप्लेन कर चुके थे। तो जिसको समझ में आ गया उनके लिए अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया आप एक बार फिर से समझना। एक है डायग्राम 1, दूसरा है डायग्राम बी, तीसरा है डायग्राम सी। तो ये तीनों डायग्राम में हम प्रोसेस बता रहे हैं किसकी, टीआईआर की। तो सबसे पहले हम बात करें, दो मीडियम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। μ1 की वैल्यू ज़्यादा है किससे, μ1 से, दैट इज कौन डेंस होगा, मीडियम 1। रेयर कौन सा होगा आपका, मीडियम 2। जनरली किसी पर्टिकुलर एंगल पे हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो मैक्सिमम पार्ट उसका मीडियम 2 में क्या होता है, आपका रिफ्रैक्ट होता है, ठीक है। और कुछ पार्ट हमें उस मीडियम में आता हुआ दिखता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन जैसे जैसे अब हम थीटा आई को चेंज करते जाते हैं, किसकी वैल्यू चेंज होती जाती है, आपकी थीटा आर की। और एक पर्टिकुलर थीटा आई पे आपको थीटा आर कितना मिलता है, 90 डिग्री। और उस पर्टिकुलर थीटा आई को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल कंडीशन में जो एंगल बनता है उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो इस प्रकार डायग्राम ई आपका पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डायग्राम बी क्रिटिकल कंडीशन। फिर यदि हम थीटा आई की वैल्यू और इंक्रीज करें तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम पार्ट किसका, लाइट का, उसी मीडियम में क्या होता है, आपको रिफ्लेक्ट होते दिखा है, और इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये जो टीआईआर प्रोसेस है ये
हर कंडीशन में प्रोड्यूस नहीं होता, मीडियम 1 मीडियम 2 पे डिपेंड करता है। ये भी हमारे इसमें नहीं है। जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे हम, पोलराइजेशन का एक कंसेप्ट है, उससे कभी आप स्टडी करोगे तो TIR भी हर मीडियम में प्रोड्यूस नहीं होता है, उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक मीडियम्स होते हैं। तो ये अभी हमारे इस यूनिट का पार्ट नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे। अभी तो जस्ट हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट पढ़ना था, इसलिए हमने पढ़ा। और स्नेल्स लॉ क्या होता है नीचे लिखा है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें डेरिवेशन में। 1μ2 को हम लिखते हैं μ2 अपान μ1 इक्वस टू साइन थीटा आई अपान साइन थीटा आर। अब एक क्रिटिकल कंडीशन की बात करें तो क्रिटिकल कंडीशन में क्या होता है कि वह पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल जिस पे रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम क्रिटिकल कंडीशन, या उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये जो लिखा है मैंने, व्हेन थीटा आई इक्वल्स टू थीटा सी देन क्या होता है थीटा आर इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। तो μ2 अपान μ1 क्या हो जाएगा आपका, थीटा आई की जगह क्या पुट करेंगे हम थीटा सी, और थीटा आर की जगह क्या पुट करेंगे हम 90 डिग्री। इस प्रकार साइन थीटा सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको μ2 अपान μ1। ये आगे जब डेरिवेशन में किसी कंडीशन में आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्रिटिकल कंडीशन की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब आपको ये फार्मूला काम आएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था आपका TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जो कल हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, कुछ नेटवर्क इशू के कारण शायद क्लियर नहीं हुआ था। इसके बाद हम पढ़ते हैं फाइबर ऑप्टिक्स का बेसिक डेफिनेशन। इसके बारे में भी कल बता दिया था मैंने, फिर भी अपन एक बार रिपीट करते हैं कि हम फाइबर ऑप्टिक्स में क्या स्टडी करते हैं। अभी नोट्स भी मैंने नहीं भेजे थे, वो इसलिए कि नोट्स भेजे तो आप लिख लेते, कंफ्यूज हो जाते, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन यदि हम पहले माइंड को क्लेरिफाई करें और फिर नोट्स से लिखे, तो नोट्स लिखोगे तो ऑलरेडी आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, तो आगे के लिए भी जब आप रिवाइज करोगे तो ध्यान रहेगा। इसलिए मैंने कल नोट्स नहीं भेजे थे, आज भेजूंगा मैं नोट्स। हाँ, पेज जो हमने हीलियम नियॉन लेजर के नोट्स भेजे थे, उसका पेज 2 थोड़ा ब्लर था, उसके भी मैं आपको फिर से भेज दूंगा, किसी ने मुझे याद दिलाया था। तो ये लिखा है यहाँ, फाइबर ऑप्टिक्स डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू फाइबर्स। ये फाइबर्स किसके होते हैं, ग्लास के, प्लास्टिक के, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के। और किस पर वर्क करता है आपका, वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं भेज दूंगा। इस फिनोमेना को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, किसने कॉन्सेप्ट दिया था, कल भी बताया था, प्रोफेसर जॉन, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। कब दिया था, 1870 में। फिर हमने बताया था कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स है जस्ट लाइक ग्लास या प्लास्टिक के पाइप की तरह होते हैं, जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है, और उसमें सुटेबल कंडीशंस में आपका जो लाइट है वो गाइड होता है कौन सी फिनोमेना को फॉलो करने के लिए, TIR को फॉलो करने के लिए। और जब लाइट उस पाइप से ट्रांसमिट होता है तो जिगजैग फॉर्म में एक कल डायग्राम बनाया था, इसके साइड वाल से आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये इसके साइड वाल है, और ये जो आपका जिगजैग पाथ है वो क्या बताता है आपका TIR। जहाँ से लाइंस को लॉन्च किया जाता है उसे लॉन्चिंग एंड कहते हैं, जहाँ से लाइट को रिसीव किया जाता है उसे हम रिसीविंग एंड कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं हम फाइबर कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, फाइबर ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन। फाइबर ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स या फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें लाइट के ट्रांसमिशन की स्टडी करते हैं, किसके थ्रू, फाइबर्स के थ्रू। ये जो फाइबर्स है या तो ग्लास के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, या किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के होते हैं, और ये किस पर वर्क करते हैं, TIR पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। इस कंसेप्ट को सबसे पहले एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे प्रोफेसर जॉन, उनने दिया था 1870 में।
फिर उसमें उसके बाद बताया कि ये जो फाइबर्स होते हैं जस्ट लाइक ग्लास या प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं। इसमें सूटेबल कंडीशंस में जब लाइट को हम लॉन्च करते हैं तो ये ग्लास या प्लास्टिक के साइड वाल से आपका जिगजैग फॉर्म में टीआईआर होता है और सिग्नल्स लॉन्चिंग एंड से कहाँ मिलते हैं आपको, रिसीविंग एंड पे। जिस एंड पे लाइट को हम लॉन्च करते हैं उसे हम लॉन्चिंग एंड कहते हैं। जहाँ पर हम लाइट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिसीविंग एंड कहते हैं। तो इस प्रकार ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है और समझना। इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। सेकंड लिखा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर्स, कि जो पाइप होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है इसमें। तो ऑप्टिकल फाइबर में बेसिकली 3 रीजन होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल रीजन या सेंट्रल रीजन जिसे लिखा है कोर, CORE। इसका डायमेंशन लगभग कितना होता है, 50 माइक्रोमीटर। अब इस 50 माइक्रोमीटर को आगे हम क्या करते हैं, प्लस या माइनस, कम या ज़्यादा करते हैं। किस कंडीशन में करेंगे, क्या करेंगे, हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी इन जनरलाइज फॉर्म में हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि बेसिकली फाइबर्स का इंटरनल स्ट्रक्चर 3 इम्पॉर्टेंट रीजन से क्लासिफाइड किया गया है। सबसे जो सेंट्रल और इनर पार्ट है उसे कहते हैं हम कोर, जिसका डायमेंशन लगभग 50 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद जो मिडिल रीजन है उसे कहते हैं हम क्लेडिंग, CLADDING, क्लेडिंग। और इसका डायमेंशन लगभग कितना होता है, डायमीटर 125 माइक्रोमीटर। मेन जो वर्किंग होती है, जैसे मीडियम 1 कोर को मानते हैं, मीडियम 2 किसको मानते हैं, क्लेडिंग को। अब क्या करना है, मीडियम 1 और मीडियम 2 इनके बीच क्या कराना है आपको, TIR प्रोड्यूस करना है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। दैट इज उसी मीडियम में लाइट हमेशा क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए TIR के थ्रू। इसलिए हमेशा आपका जो लाइट है कोर में बना रहे, इसके लिए आपका जो इंटरफेस है कोर और क्लेडिंग का, यहाँ पर क्या होना चाहिए, TIR फॉलो होना चाहिए। और TIR कब फॉलो होगा, जब हमेशा μ1 की वैल्यू किससे ज़्यादा रहेगी आपको, μ2 से। तो इस प्रकार आगे क्वेश्चन बनेगा कि हमेशा ऑप्टिकल फाइबर को बनाते समय क्या प्रिकॉशन रखना है। तो हमारा आंसर यही रहेगा कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किससे ज़्यादा होना चाहिए, क्लेडिंग से। मेन वर्किंग किसके बीच है, कोर और क्लेडिंग के बीच। लेकिन आउटसाइड से जो डिस्टरबेंस है TIR को अफेक्ट ना करे, इसलिए एक प्रोटेक्टिव रीजन लगाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, उसको आउटर प्रोटेक्टिव रीजन, जिसका नाम है शीथ। और इसका डायमेंशन लगभग कितना होता है, 150 माइक्रोमीटर। तो इस प्रकार 3 बेसिक रीजन है। मेन वर्किंग आपका कोर और क्लेडिंग के बीच होती है। जैसे आउटसाइड से मॉइस्चर या अदर लाइट रे पास हो रही तो उसका इंटरेक्शन अपनी जो कोर लाइट है उससे ना हो। तो ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आउटर रीजन, जिसे प्रोटेक्टिव रीजन भी कहते हैं, ये किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि μ1 और μ2 का रेशो मेंटेन रहे। मेन जो रेशो मेंटेन होना चाहिए कोर और क्लेडिंग का होना चाहिए। और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किससे ज़्यादा होना चाहिए, क्लेडिंग से। इसका रीज़न कि आपका जो लाइट है हमेशा कोर में से TIR के थ्रू फॉलो हो और लॉन्चिंग एंड से कहाँ मिले, रिसीविंग एंड पे। यदि फॉलो नहीं होगा तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे TIR नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो ये लाइट कहाँ पे आ जाएगा, आपका क्लेडिंग में आएगा, है ना। फिर वो प्रॉपर रिसीविंग एंड पे आपको नहीं मिल पाएगा। दैट इज
इतने पोर्शन में कहीं ना कहीं आपने जो सिग्नल लॉन्च किए हैं उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और कोई इंफॉर्मेशन जो हम कंप्लीट फॉर्म में रिसीव करना चाह रहे हैं वो कंप्लीट फॉर्म में रिसीव नहीं होगी। आपके जो इंफॉर्मेशन है उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, आपके डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसलिए टीआईआर को मेंटेन करने के लिए, और आपका जो लाइट है हमेशा कोर में से टीआईआर के थ्रू फॉलो हो, इसलिए कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किससे ज़्यादा होना चाहिए, क्लेडिंग से। इस प्रकार इंटरनल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, इस पॉइंट को भी ध्यान से समझना, मैं फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा इसके बाद, कि जनरली जो फैब्रिकेशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बेसिस पे ऑप्टिकल फाइबर 3 टाइप के होते हैं, लिखा है यहाँ पे। पहला लिखा है प्लास्टिक कोर विथ प्लास्टिक क्लेडिंग। क्या लिखा है, प्लास्टिक कोर विथ प्लास्टिक क्लेडिंग। दैट इज ऐसा ऑप्टिकल फाइबर जिसका कोर भी प्लास्टिक का हो और क्लेडिंग भी किसका हो, प्लास्टिक का हो, उसे क्या कहते हैं हम, प्लास्टिक कोर विथ प्लास्टिक क्लेडिंग। दूसरा, ऐसा ऑप्टिकल फाइबर जिसका कोर किसका हो, ग्लास का हो, और क्लेडिंग किसका हो, प्लास्टिक का हो, उसे क्या कहेंगे हम, ग्लास कोर विथ प्लास्टिक क्लेडिंग। थर्ड, ऐसा ऑप्टिकल फाइबर जिसका कोर और क्लेडिंग दोनों किसके हो, आपके ग्लास के हो, उसे क्या कहेंगे हम, ग्लास कोर विथ ग्लास क्लेडिंग। इस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे या फैब्रिकेशन बेसिस पे या मटेरियल बेसिस पे ऑप्टिकल फाइबर कितने टाइप के होते हैं आपके, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका प्लास्टिक कोर विथ प्लास्टिक क्लेडिंग, दूसरा होता है ग्लास कोर विथ प्लास्टिक क्लेडिंग, थर्ड होगा आपका ग्लास कोर विथ ग्लास क्लेडिंग। मतलब ऐसा ऑप्टिकल फाइबर जिसमें कोर और क्लेडिंग दोनों किसकी हो, प्लास्टिक की हो, उसे क्या कहेंगे हम, प्लास्टिक कोर विथ प्लास्टिक क्लेडिंग। दूसरा, ऐसा ऑप्टिकल फाइबर जिसका कोर ग्लास का हो और क्लेडिंग किसका हो, आपका प्लास्टिक का हो, उसे हम क्या कहेंगे, ग्लास कोर विथ प्लास्टिक क्लेडिंग। थर्ड, ऐसा ऑप्टिकल फाइबर जिसका कोर और क्लेडिंग दोनों किसको हो, आपका ग्लास का, उसे क्या कहेंगे हम, आपका ग्लास कोर विथ ग्लास क्लेडिंग। अब इसमें जनरली थर्ड कैटेगरी पे आए हम, ग्लास कोर विथ ग्लास क्लेडिंग पे। ध्यान से सुनना, ग्लास का जो केमिकल कंपोजिशन है या जिसका केमिकल नाम है उसे क्या कहते हैं हम, सिलिका कहते हैं, और जिसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, SiO2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका 1.48। अब एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि यदि हम सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ कुछ ऑक्साइड की डोपिंग करते हैं, है ना, मतलब कुछ आयन को क्या करेंगे हम, रिप्लेस करेंगे, तो जनरली देखा गया कि जर्मेनियम ऑक्साइड और फास्फोरस ऑक्साइड की डोपिंग यदि प्योर सिलिकॉन ऑक्साइड से यदि हम करते हैं तो क्या होता है, जो सिलिका है या सिलिकॉन ऑक्साइड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और यदि सिलिकॉन ऑक्साइड की डोपिंग किसके साथ करते हैं हम, बोरिंग के साथ करते हैं या बोरॉन ऑक्साइड के साथ करते हैं, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये कम और ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जनरली अभी मैंने ही बताया आपको कि जब हम ऑप्टिकल फाइबर को मेरी आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर, कोई एक आध चैट बॉक्स में मेंशन कर देना, सुन रहे ना, कि मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, एनीवन।
ओके ओके दीपेश, ओके ओके, बस 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 है ना। मैं भी आपसे बात करूंगा, इसलिए मैंने कहा पता चले बीच में कि नेटवर्क के कारण आवाज़ ही नहीं आ रही थी, सर हम क्या करें, है ना। इसलिए मैं भी पूछूंगा, ध्यान से सुनना अभी, है ना। अभी मैंने जब इंटरनल स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें आपको बताया था कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लेडिंग से हमेशा क्या रहना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए। अब मैं थर्ड कैटेगरी की बात करूँ, प्लास्टिक और इसके तो पॉलीमराइजेशन के कंपोजिशन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। अब ग्लास कोर विथ ग्लास क्लेडिंग, मतलब कोर भी किसका रखना है, ग्लास का, और क्लेडिंग भी किसका रखना है, ग्लास का। लेकिन आपको कंडीशन कौन सी मेंटेन करना है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किससे ज़्यादा रहना चाहिए, क्लेडिंग से। लेकिन यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे भी ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। सेम नहीं रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अशुद्धि मिलानी पड़ेगी, या उसकी प्रायोरिटी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जिससे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इन जनरल हम ये करते हैं कि कोर मटेरियल को हमेशा कोशिश करते हैं कि प्योर रखे। यदि प्योरिटी चेंज करना है तो जनरली किस में करते हैं हम, क्लेडिंग में। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना सभी लोग और चैट बॉक्स में मेंशन करना। फिर मुझे ग्लास कोर विथ ग्लास क्लेडिंग ऑप्टिकल फाइबर बनाना है, ठीक है। ग्लास कोर विथ ग्लास क्लेडिंग ऑप्टिकल फाइबर बनाना है, तो और उसमें कंडीशन क्या है कि मुझे क्लेडिंग मटेरियल को प्योर रखना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, फिर से सुनना सभी लोग। इन जनरल किसी ने पूछ लिया कि ग्लास कोर विथ ग्लास क्लेडिंग ऑप्टिकल फाइबर को क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है या फैब्रिकेट करना है, और क्या कंडीशन रखना है आपको कि क्लेडिंग का जो ग्लास है वो क्या रहना चाहिए, आपका प्योर रहना चाहिए। तो कोई पूछे आपसे कि कैसे बनाओगे, तो आपका आंसर क्या रहेगा। मैं किसी एक को, अच्छा जैसे प्रभाकर ने लिखा है कोर का कम करना पड़ेगा, राजवीर ने लिखा है अशुद्धि मिलानी पड़ेगी, डोप और लिखा है किसने, अंकित ने लिखा है कोर मटेरियल को डोप कराएंगे, ओके। वर्मा सर भी जुड़े हैं हमारे, वर्मा सर को भी वॉइस क्लियर आ रही है, गुड गुड, है ना। सभी ने सही आंसर दिया है। नहीं नहीं, ये कौन बोल रहा है, आकाश लोधी, सर कोर में P2O5 मिला देंगे, ये गलत आंसर है। सुनना सभी लोग, क्या करना है, क्लेडिंग मटेरियल को प्योर रखना है, तो उसको तो हमें डिस्टर्ब ही नहीं करना है। डोपिंग करना है तो किसमें करना है, कोर वाले ग्लास के लिए। और कोर वाले ग्लास के लिए कैसे करना है, सभी लोग सुनना, हाँ? सभी का आंसर गलत था, आकाश ने सही आंसर दिया था। क्योंकि 1.48 एज इट इज रहेगा किसका, क्लेडिंग का, तो उसको तो डिस्टर्ब नहीं करना है। डिस्टर्ब किसको करना है, कोर मटेरियल को। तो कोर मटेरियल को कैसे डिस्टर्ब करेंगे कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब बढ़ता है, मैंने नीचे लिखाया था, जर्मेनियम ऑक्साइड या फास्फोरस ऑक्साइड को डोप करते हैं। आप सभी बोल रहे हैं कि बोरान को डोप करोगे, किसमें, क्लेडिंग में, लेकिन मैंने कंडीशन क्या लिखी थी कि क्लेडिंग वाले मटेरियल को प्योर रखना है, उसमें डोपिंग नहीं करना है। तो जो फैब्रिकेशन करेंगे या चेंज करेंगे वो किस में करेंगे हम, कोर वाले। मैंने इन जनरल बताया था कि हमेशा कोशिश करते हैं
कि कोर मटेरियल को क्या रखे, प्योर रखे। मैंने ये इन जनरल बताया था, इसलिए आप शायद कोई कंफ्यूज हो गया होगा, प्रभाकर या जिसने आंसर दिया था, इन जनरल बोला था। लेकिन मैंने अभी क्या कर दिया था, आपको एक कंडीशन दी थी। इन जनरल हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि कोर के ग्लास को क्या रखें, हम प्योर रखें। लेकिन जब कोई बोल रहा है कि प्योर नहीं रखना है, किसको प्योर रखना है, क्लेडिंग को, तो उस कंडीशन में तो हमें करना पड़ेगा इम्प्योर। इम्प्योर कैसा करेंगे, ऐसा करेंगे कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए, बढ़ जाए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे बढ़ता है, जर्मेनियम ऑक्साइड और फास्फोरस ऑक्साइड से। तो दोनों में से किसी एक को डोप करके हम कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब इन जनरल आपसे कोई पूछे, कोई कंडीशन ना दे और बोले कि ग्लास कोर विथ ग्लास क्लेडिंग ऑप्टिकल फाइबर आपको बनाना है, तब आपका क्या आंसर रहेगा इन जनरल। इन जनरल कोई पूछे आपसे तो क्या आंसर रहेगा, प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करें। चलो मैं म्यूट का ऑप्शन, अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 मिनट। मैं किसी एक को बोलूंगा, वो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करना। अभय सिंह तिवारी, सुन पा रहे हो? अभय, अपने आप को म्यूट कर पा रहे हो, अनम्यूट कर पा रहे हो? अच्छा, ओमकार सर ने किया है अपने आप को म्यूट। अभय, आप सुन पा रहे हो? नहीं, चलो दीपेश, दीपेश ने अपने आप को अनम्यूट किया है शायद। यस सर। हाँ दीपेश, मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, यस। है ना? कोई आपसे पूछे, हाँ विशाल यादव सही आंसर है ना। दीपेश मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यस सर। कोई आपसे पूछे कि ऑप्टिकल फाइबर बनाते समय कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लेडिंग से ज्यादा क्यों रखना पड़ता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? दीपेश, यस सर। क्वेश्चन क्लियर है, फिर से बोलूं? क्लियर है है ना? कोई पूछे आपसे कि जब कोई ऑप्टिकल फाइबर हम बनाते हैं और उसमें हमें यस। कंडीशन रखनी होती है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रखते हैं किससे, क्लेडिंग से, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपके? सर सर कोर को प्योर रखना पड़ता है इसलिए सर उसमें वो डोपिंग नहीं कर सकते। नहीं, ये तो मैंने बाद में बताया, और क्या बताया था? क्वेश्चन सर याद नहीं है। याद रखना पड़ेगा। सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के लिए। हाँ, कौन बोल रहा है? यस सर। मयंक? सर मयंक। ओके, यस सर। हाँ बोलो मयंक। सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करने के लिए, ताकि जो अपने सिग्नल है वो डिस्ट्रक्ट ना हो, दीपेश सुन इसीलिए रहे हो? उसका कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ाया जाता है क्लैडिंग से। दीपेश सुन रहे हो? यस सर। मयंक जो बोल रहे हो उससे सहमत हो आप? सहमत हूँ। Sir, हाँ to satisfy total condition of total internal reflection, M1 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए M2 से, और नहीं क्योंकि हो तो क्या होगा, बाय चांस नहीं हो तो क्या होगा? टोटल
सर सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा वो सर, हाँ, और अपना जो क्योंकि लाइट है वो किसी भी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाए। है ना। ये मैं जो स्क्रीन दिख रही है सभी को, यस सर। है ना। अपने को क्या करना है, ये जैसे मैं अभी ग्रीन लाइट ले रहा हूँ, हमेशा कोशिश करना है कि आपका जो लाइट है वो कोर में एग्जिस्ट करते हुए एक एंड से कहाँ मिले, आपका दूसरे एंड में मिले। एक मीडियम 1 हो गया, एक मीडियम 2 होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब TIR पॉसिबल होगा किसके किसके बीच, कोर और क्लेडिंग के बीच। एक और क्वेश्चन पूछूंगा मैं, किसी और से पूछूंगा अभी। बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लो। ढूंढ रहा हूँ मैं। सुमित पटेल, सुन पा रहे हो? अपने आप को अनम्यूट कर लेना प्लीज। सुमित पटेल, यस सर। सुन पा रहे हो ना? जी सर। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, जी जी। है ना। कोई पूछे आपसे कि फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, तो क्या आंसर दोगे आप 2 लाइन में? सर फाइबर ऑप्टिक, हाँ, फाइबर ऑप्टिक्स कोई पूछे कि क्या है तो क्या आंसर दोगे? सर ये फाइबर ऑप्टिक्स मतलब किसी भी चीज, इसमें किसी भी चीज का मिश्रण किया जाता है, मतलब ये फाइबर ऑप्टिक्स प्लास्टिक का बना होता है। फाइबर ऑप्टिक्स थोड़ी प्लास्टिक का बना होता है, वो तो मैंने बताया कि नहीं फाइबर मतलब बना इसमें होता सर है। प्लास्टिक का भी यूज किया जाता, प्लास्टिक का यूज ना करके किसी और का भी मिश्रण किया जाता है। ये तो हम बात की बात है, शुरू का पैराग्राफ क्या बताया था मैंने, याद करो। जैसे तुम्हें इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, जी है ना, तो क्या बताओगे तुम कि मैं सुमित हूँ, तो बताएंगे कैंपस में स्टार्टिंग में बताया कि मैं SRT एक्सीलेंस का फर्स्ट ईयर का सिविल या मैकेनिकल का स्टूडेंट है, पहले तो ये बताओगे ना। जी सर। फिर तुम्हारी हाइट कितनी है, हेल्थ कितनी है, कहाँ से आए हो, क्या परफॉर्मेंस है, ये तो बात की बात है। अच्छा, अजय वर्मा हैंड रेस किया है। सर। हाँ, क्या बोलना चाह रहे थे? सर कुछ भी सर। अच्छा, नहीं आपने हैंड रेस किया था ना, मयंक ने किया है, ओमकार, हाँ ओमकार सर आपसे बात नहीं हो पा रही बहुत बार से। मयंक आपसे हो गई ये बात, आपसे करता हूँ मैं बात। तांडेकर, यस सर। हाँ, यस सर। कुछ बताना चाह रहे हो कि कुछ पूछे आपसे? सर मैं बोलना चाह रहा था, ये जो फाइबर ऑप्टिक्स है कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के बने होते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम के विजिबिलिटी बने होते सर। और आपका जो ट्रांसपेरेंट नहीं हो, कलर्स का यदि अपन यूज करें तो आगे हम पढ़ेंगे यस उसके सर। ड्रॉबैक्स में कि डिस्पर्सन होता है, यस सर। कलर अवशोषित कर लेता है इंटेंसिटी। यस सर। सर क्या मैं आंसर दे सकता हूँ? हाँ, दे दो, आंसर दो। So fiber optics is a technology that deals with transmission of light through glass tubes or plastic tubes यस using total internal reflection. यस, आगे। Yeah, works on the phenomena of total internal reflection. गुड गुड, है ना। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स डील्स विद द ट्रांसमिशन, या हाँ आपने टेक्नोलॉजी बोला वो भी सही है, Of ट्रांसमिशन ऑफ हाँ लाइट थ्रू फाइबर्स। फाइबर्स किसके किसके हो fibers. सकते हैं, Yes sir. ग्लास के, प्लास्टिक के, या किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के, ऑन द बेसिस। ट्रांसपेरेंट मटेरियल के। Transparent medium material. Yes sir. तो आज मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
कल हमने इसलिए नहीं किए थे क्योंकि कल अपना क्लियर नहीं हुआ था। इसके बाद हम कल नेक्स्ट क्लास में एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ेंगे और उस पर भी एक क्वेश्चन आता ही है, और उस पर यदि क्वेश्चन नहीं आए तो उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स है या जो टाइप्स ऑफ फाइबर्स है वो आपको तभी समझ में आएगा जब कल वाला डेरिवेशन आप अच्छे से क्लेरिफाई करोगे। कल वाला डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, ये तभी बनेगा जब आप आज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो क्लियर कर लोगे। अच्छा, कल संडे है तो ऑफिशियली क्लास नहीं है, मैं आपको शाम को या कल सुबह तक क्लियर कर लूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं एक आपकी क्लास ले लूँ, है ना, इसी के आसपास 10-11 बजे, है ना, और मैं शाम को व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूँगा क्योंकि अपने को सिलेबस भी अब थोड़ा सा कवर करना है। अपने को स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, लेकिन जितना हम